नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 मिनट का भाषण दिया और एक वाक्य में अगर पूरी बात आपको बताएं तो इतना बिल्कुल साफ था कि प्रधानमंत्री का किसानों को लेकर स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनकी बातों को सुनने वाले, समझने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से उसे देख सकते हैं, आंक सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए राजी है और प्रधानमंत्री ने यही इच्छा आज जाहिर की। देश के किसानों का अनुमान है 55 मिनट के सीधे संवाद की संपूर्ण व्याख्या। तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री के भाषण पर किसानों का रिएक्शन। हमारा जो किसान है वो पंजाब से चल के दिल्ली आ जाता है, राजा हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है, डिमांड हमारी जो है राजा से है, तो राजा का फर्ज है वो मध्य प्रदेश ना जाके दिल्ली किसानों से बात करे, सीधी बात करे ना। मोदी ने कितने % कंफ्यूजन दूर कर दिया। आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सकें और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं। मोदी क्यों बोले झूठ वाली जमात से संभल कर। किसानों से नरेंद्र मोदी की सीधी बात। और इस वक्त हमारे साथ सीधा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका आज तक पर। बहुत सारी कोशिशें इस वक्त सरकार की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से हो रही हैं किसानों से संपर्क साधने के लिए। ऐसे कई मजमे मध्य प्रदेश में भी आप लगा रहे हैं। क्या कोशिश है? क्योंकि दिल्ली में वो किसान अभी भी डटे हुए हैं अपने विरोध में, अपने आंदोलन में। आप वहां पर उनसे बात कर रहे हैं, क्या इससे हासिल होगा? जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे किसानों के बीच जाते हैं, क्या बाकी पार्टियों के नेता वैसे कभी गए हैं? और मैं तो स्वयं किसान हूं और इसलिए किसान कानूनों के बारे में भी, जब ये किसान कानून बने तब से हम सीधा किसानों से संवाद कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश का किसान हृदय और अंतरात्मा से ये मानता है कि सारे किसान, तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। ये किसानों की आय बढ़ाएंगे, इनके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे और ये बात हम समझाने में किसान को सफल हुए हैं, क्योंकि वास्तव में है ही कानून ऐसे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विजनरी नेता हैं, न केवल विजनरी लीडर है बल्कि विजन को जमीन पर उतारने का रोड मैप भी उनके पास है, इच्छा शक्ति भी उनके पास है, संकल्प शक्ति भी उनके पास है। और इसलिए मोदी जी ने यह फैसला किया कि किसान बंधक नहीं रहेगा कि वो मंडी में ही अपना अनाज बेचे। किसान अगर चाहे तो मंडी में बेचे, किसान चाहे तो मंडी के बाहर बेचे, घर पर बेचे, खेत में बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, फूड प्रोसेसर को बेचे, जो उसको ठीक कीमत दे, ठीक दाम दे, उसको बेचे। अब इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मध्य प्रदेश के किसान ये समझते हैं कि इससे तो प्रतिस्पर्धा मंडी और मंडी के बाहर बढ़ती है, तो किसान को दाम ठीक मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों में पहले से भी होती आ रही है। अगर बोते समय फसल उसको ये पता चल जाए कि मुझको इस फसल के ये रेट मिलेंगे तो खेती जुआ नहीं रहेगी। अगर उसको फायदा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मजबूरी नहीं है ये। और कीमत अगर बढ़ जाए तो उससे निकलने का भी रास्ता है उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है।
लेकिन व्यापारी पीछे नहीं हट सकता। इसलिए किसान के हित में है, ये मध्य प्रदेश का किसान समझता है। और लगातार हम मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में जा रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं। आज भी 22,810 पंचायतों में, 52 जिलों में, 313 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, 237 मंडियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में लाखों लाख किसान जुटे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सुना। मुख्यमंत्री जी, कृषि कानून लागू हो गए। मैं मध्य प्रदेश के अनुभव से ये समझना चाहती हूं कि क्या हो रहा है। दो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं किसानों के, एक एमएसपी को लेकर, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी आपने जिक्र किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ शिकायतें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की नौबत आ रही है इन नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर क्या बताएंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, कहावत है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया तहसील में भोंखेड़े गांव की, भोंखेड़ी गांव के किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। ये धान उत्पादक किसान थे। इनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। श्री ब्रिजेश पटेल, पुष्पराज पटेल, इनने 3,000 रुपया प्रति क्विंटल में एक फॉर्चून राइस कंपनी दिल्ली की थी, उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। बोते समय राइस कंपनी पलटी और बाद में 3,000 देने से मुकरी, तो एसडीएम को शिकायत की गई। एसडीएम ने नोटिस देके कंपनी को बुलाया और 3,000 रुपया क्विंटल कंपनी को देने पर विवश होना पड़ा। अगर यह कानून नहीं होता और कंपनी पलट जाती तो किसानों को पास और कोई चारा नहीं होता, वो केवल लड़ते रहते। इसी तरह मध्य प्रदेश जिले के बड़वानी जिले के एक व्यापारी को सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य के धुलिया जिले के सिरपुर तहसील के ग्राम भटाने के किसान जितेंद्र पिता कत्थू वही द्वारा मक्का बेचा गया था, जिसका व्यापारी ने भुगतान नहीं किया था कीमत का। तत्काल इस कानून के तहत बुलाया गया, भुगतान करना पड़ा। वैसे ही पाटन में कृषि उपज व्यापार वाणिज्यिक अधिनियम 2020 के अंतर्गत कार्रवाई की गई जबलपुर जिले के। इसके अंतर्गत एसडीएम पाटन द्वारा पाटन के किसान श्री प्रीतम सिंह, विनय वैद्य, भगवान दास वैद्य, राकेश पटेल को उपज का भुगतान न करने पर, व्यापारी उपज का भुगतान समय पर न करने पर और उपज खरीदी की रसीद न देने पर व्यापारी के विरुद्ध, व्यापारी फर्म के विरुद्ध 25,000 रुपए का जुर्माना किया गया और संबंधित फर्म द्वारा 24 घंटे के भीतर 22 लाख से अधिक की राशि किसानों के खाते में जमा करवाई गई। लेकिन नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण मध्य प्रदेश में मेरे पास है, जिसके कारण किसानों को इन कानूनों से लाभ हुआ है। शिवराज जी, एक दूसरा पक्ष इसका ये भी हुआ ना कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब किसानों को भुगतान में इन प्राइवेट जो भी व्यापारी, आपने कहा एक जगह आपने कंपनी की बात की, वो भुगतान में नानुकुर कर रहे हैं। ये भी एक पक्ष है, ये एक परेशानी है। प्रॉब्लम्स पहले भी आती थी, जब व्यापारी मंडी में बेचता था तब भी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन तब ऐसा कोई कानून नहीं था। मंडी का कोई व्यापारी पैसा खा के भाग जाए तो किसानों के पास सिर धुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था। लेकिन अब यह शक्तिशाली कानून उसके साथ है, जिसके तहत व्यापारी या फर्म किसान का पैसा खा के भाग नहीं सकते, वादे से मुकर नहीं सकते, वादा तोड़ नहीं सकते। एक तस्वीर आपकी हम लोग दिखा रहे हैं, वहां पर आप एक तरह से दंडवत करते हुए, और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर हम किसानों से बातचीत करना चाह रहे हैं। सरकार क्या ये समझ रही है कि एक बहुत बड़ी परेशानी, कम से कम यहाँ पर देखिए आप शिवराज जी, राजधानी के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल है और इसको जल्द से जल्द सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती तो बनी गई है। आप सोचिए, दिसंबर का महीना है, 3 डिग्री 4 डिग्री दिल्ली का तापमान है और वहां पर रात गुजार रहा है किसान। आवाज कट गई, नहीं आवाज कट गई। आवाज आ रही है आपको शिवराज जी?
ने बीच में आपकी आवाज कट गई थी, कृपया फिर से दोहराइएगा। जी, एक तस्वीर हम आपकी दिखा रहे हैं कि आप भी झुककर दंडवत करते हुए एक तरह से किसानों के सामने। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हम लोग चाहते हैं कि किसानों से बात करें। क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है जिसमें किसानों को रीच आउट करना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है? आप सोचिए 3-4 डिग्री तापमान है और ऐसे में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी रात गुजारने को मजबूर है। शिवराज जी, देखिए, किसान हमारे लिए भगवान के बाद दूसरे नंबर पर है। अन्नदाता किसान की हर तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध है। किसान तकलीफ में रहे, यह हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ का कारण होता है। लेकिन जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि पूरे देश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं। हमारे वो किसान भाई जिनको भ्रमित किया गया है, जिनको अगर कोई आशंका है, तो आज एक एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी हर एक बात को स्पष्ट किया है। इसके बाद भी अगर कोई शंका है मन में, तो समाधान के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। और जहां तक सरकार का सवाल है, संवाद के लिए सरकार हर समय तैयार है। जब तक एक भी किसान के मन में असंतोष रहेगा, हम संवाद के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि समाधान निकले, वो आंदोलन में घुस के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई भ्रमित करने का प्रयास करे और ये कह दे कि नहीं, बात ही नहीं करनी, तो रास्ता निकालना कठिन हो जाता है। आखिर वो भी तो किसान हैं जो करोड़ों की संख्या में है देश में, और जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि छोटे किसानों की चिंता उन्होंने की। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फैसला छोटे किसानों के लिए वरदान है। कब किसने छोटे किसानों के लिए सोचा था? क्या छोटे किसान किसान नहीं है? कोई भी किसान हो, उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि है और संवाद के लिए हम सदैव तैयार हैं। उसी में से रास्ता निकलेगा। मैं अपील करता हूं जो किसान भाई जो वास्तव में किसान है उनसे कि अगर उनकी कोई दिक्कत है तो वो चर्चा करे, शंका है तो समाधान के लिए बात करे, सरकार तैयार है। मध्य प्रदेश में क्या अलग है जिसकी वजह से वहां के किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे? मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि किसान कानून किसान ढंग से समझ रहे हैं, उनका लाभ ले रहे हैं। अब ये कहते हैं कि मंडी बंद हो जाएगी। 6 महीना हो गया कानून लागू किए, एक भी मंडी मध्य प्रदेश में बंद नहीं हुई। वास्तविकता यह है कि मंडियां भी चल रही है और मंडी के बाहर भी किसान अपनी फसल बेच पा रहे हैं। अच्छी प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, और इसलिए कई जगह किसान को मंडी के बाहर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वो मंडी के बाहर अपनी फसल बेच रहा है। एमएसपी पे हम धान की खरीदी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एमएसपी पे धान की खरीदी के साथ साथ एमएसपी के ऊपर भी किसानों के धान के दाम बाहर मिल रहे हैं। किसानों का धान 3000 भी बिक रहा है, 2800 भी बिक रहा है, 2200 भी बिक रहा है, 2300 भी बिक रहा है। तो वो एमएसपी पे नहीं बेच रहे। वो एमएसपी पे ना बेच के जो व्यापारी या जो कंपनी उनको ठीक दाम दे रही है उसको बेच रहे हैं। ये फायदे किसान को सामने साफ दिख रहे हैं। और मैं तो किसान के बीच में ही रहता हूं। आखिर कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके नेता ऐसे किसानों के बीच में जाते हो? इसलिए किसानों से लगातार संवाद के कारण भी, लगातार मिलने वाले लाभ के कारण भी कोई भ्रम की स्थिति आज नहीं बची है। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। कौन भ्रमित कर रहा है? और अगर वो भ्रमित कर रहे हैं तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते। इनमें एक पार्टी वो है जो वर्षों से वकालत कर रही थी, वर्षों से, कि मॉडल एपीएमसी एक्ट आना चाहिए। तब जब चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की होती थी, प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मनमोहन सिंह जी होते थे, शरद पवार जी कृषि मंत्री होते थे, हमको कहा जाता था, मैं तब भी मुख्यमंत्री था, कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए। मंडी ये कानूनों में, कृषि कानूनों में सुधार बहुत जरूरी है। ये वही पार्टी है कांग्रेस जो 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसकी जोरदार वकालत करती है। ये वही कांग्रेस है जो आश्वस्त करती कि हम कृषि कानूनों में सुधार करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सुधार होते हैं ये यू टर्न ले लेती है ये कांग्रेस पार्टी। अब शरद पवार जी की पार्टी भी जुड़ गई है। अब आप तो ऐसा बिन पैंदी का लोटा है,
अरविंद केजरीवाल जी लागू हो गए किसान कानून और इसके बाद विधानसभा में कानून की प्रतियां फाड़ी जा रही है। अब ये यू टर्न नहीं है तो क्या है? ये पाखंड है, ये धोखेबाजी है। अगर लगा कि राजनीतिक जमीन हमारी खिसक चुकी है तो किसानों के कंधे पे बंदूक चला के हम अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता करने की कोशिश करें, लेकिन झूठ के आधार पर कभी भी किसी की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं होती। ऐसे अनेकों लोग हैं, वामपंथी मित्र जिनकी जमीन कहीं बची नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और जो किसान कानूनों की आड़ में और ऐसी मांगे कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है, वो भी इसमें घुस गए। अब ऐसे लोगों को हम किसान कतई नहीं मान सकते। जो किसान है वास्तव में, उनके साथ हम खड़े हैं, उनसे हमेशा संवाद और चर्चा होगी। लेकिन ये लोग आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं और गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये देश के हितैषी नहीं है, ये केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवराज जी। लेकिन इन किसानों को समझाना भी आपकी सरकार की चुनौती रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 55 मिनट के अपने भाषण में 3 बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर किसानों से बात करना चाहते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़े भय हैं किसानों के, उन सबको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी मेरी तरफ से, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से आपको अपनी जमीन नहीं खोनी पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री बार बार भरोसा दिलाते रहे। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर नाराज किसानों को मनाने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। अब तक तमाम मंत्री से लेकर नेता तक नाकाम रहे। आज किसान कानून को लेकर नरेंद्र मोदी ने सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाली व्याख्या की। किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। अब मोर्चा मोदी ने संभाला, किसानों से सीधे बात की। 55 मिनट में किसान सुधार कानून की क्लियर पिक्चर पॉइंट टू पॉइंट समझाई। 20 मिनट तक विपक्ष के छल में छेद किया। 10 मिनट में एमएसपी की गारंटी पर बोले। 10 मिनट मंडियों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे दूर किया। 8 मिनट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पूरी एबीसीडी समझाई तो 7 मिनट में अपनी नीति और नीयत समझाई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात को गौर से सुनिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों का क्रोध कम करने के लिए मोदी ने किसानों को सबूतों के साथ हिस्ट्री याद दिलाई। उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने एक आंकड़ा किसानों के सामने रखा। एक आंकड़े से मोदी ने अपनी नीति और नीयत को समझा दिया। 10 साल में यूपीए राज में सिर्फ 50,000 कर्ज माफ,
10 साल में एनडीए 7.50 लाख करोड़ किसानों को देगी। हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। हाथरस कांड में बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो गैंगरेप और हत्याकांड पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था, उसमें सीबीआई ने आज शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले की AIO सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसर आज हाथरस जिला कोर्ट पहुंचे। सीबीआई ने SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है और निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पीड़िता का वो आखिरी बयान वही सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ और आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। जी बिल्कुल, देखिए डाइंग डिक्लेरेशन को जो एजेंसी है वो बहुत महत्वपूर्ण मानती है। 22 तारीख को जो पीड़िता ने बयान दिया था उसको आधार बनाया, लेकिन उसके अलावा जो 4 आरोपी फिलहाल अलीगढ़ जेल में बंद है उनको सीबीआई की टीम गांधीनगर लेकर गई थी, जहां पर उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था। उसकी FSL रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में दाखिल की गई है, चार्जशीट का हिस्सा है वो। उसके अलावा कई जो इन्वेस्टिगेशन किए थे सीबीआई टीम, कई लोगों से जो बयान लिए थे उन बयानों को आधार बनाया गया। तकरीबन 2000 की ये चार्जशीट है। जो चारों आरोपी है, रामू, संदीप, लौकुश और रवि, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। IPC सेक्शन 302 हत्या, 376D गैंगरेप, इन तमाम धाराओं में। उसके अलावा ST/SC एक्ट भी लगाया गया है। आपको बताऊं कि जो हाथरस की जिला अदालत में ST/SC कोर्ट है उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। तो कुल मिलाकर जो चारों आरोपी जो यूपी पुलिस ने पकड़े थे उनको आरोपी बनाया है। हालांकि यूपी पुलिस ने उस दौरान मना किया था कि किस तरह का रेप नहीं हुआ है। इसमें गैंगरेप की धारा जो है वो जोड़ी गई है। चार्जशीट दाखिल की गई। आज दोपहर के वक्त कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। अंजना, बड़ी खबर यह है, अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी, लेकिन उस परिवार के लिए एक इंसाफ की आस जरूर जगी है, क्योंकि वो लगातार सामने आते रहे। कई जगहों से उनका विरोध हुआ, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और वो डाइंग डिक्लेरेशन वही सबसे महत्वपूर्ण हुआ। अरविंद, क्या आप सवाल सुन पाए? सवाल मेरा ये है कि बहुत जगहों से विरोध हुआ, परिवार ने बहुत कुछ झेला, क्योंकि वो दूसरा परिवार और तमाम परिवार भी उसी गांव में थे। ऐसे में हर तरफ से ये दबाव बना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ने भी शुरुआत में FIR दर्ज करने के बाद गैंगरेप जैसी चीजों पर वो जरा बैकफुट पर चले जा रहे थे, पीछे हट रहे थे अपनी बात से। ऐसे में परिवार के लिए इंसाफ की एक बहुत बड़ी आस जगी है इस चार्जशीट के साथ। जी बिल्कुल, देखिए परिवार की आस जगी है। अपनी बेटी को खोया उन्होंने, और जिस तरीके से बवाल हंगामा राजनीति हुई और जिस तरीके से खासकर ये केस तब चर्चा में आया बहुत ज्यादा, तब जब यूपी पुलिस ने देर रात जो पीड़िता है उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। उसको लेकर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया था और लताड़ लगाई थी। तो शुरुआत से जो यूपी पुलिस की खामी थी इस पूरे मामले में, जांच में, वो भी सवालों के घेरे में थी। लेकिन आज जब चार्जशीट दाखिल हुई अंजना, तो उस वक्त जो पीड़िता के भाई है, उनकी भाभी, वो अदालत खुद पहुंचे थे। जब हमसे पूछा कि क्या आपको किसी ने बुलाया है, तो उनका कहना था कि नहीं, हम खुद आए हैं। और उसके बाद वो काफी भावुक भी हो गए। उनका कहना था कि अब इंसाफ की आस जगी है। लेकिन इसमें जिस तरह की खामियां यूपी पुलिस ने जांच में दिखाई थी वो भी सवालों के घेरे में था। लेकिन बहरहाल जो चारों आरोपी हैं जिनको पहले से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उन चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। बड़ी बात यह है कि हत्या के अलावा गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जिनको यूपी पुलिस ने नकार दिया था। बिल्कुल अरविंद, लौटेंगे। और देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, यूपी पुलिस ने जिस तरह से उस बच्ची का एक तरह से अंतिम संस्कार कर दिया था और जो परिवार को शामिल नहीं हुआ था, पूरा बवाल देश में इसकी वजह से हुआ था। इन सब पर चर्चा करेंगे। जल्दी से पहले आपको सुना देते हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन हाथरस की उस बच्ची का, जिसकी वजह से आज ये चार्जशीट दाखिल हुई है।
कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन, जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला, तो कुछ नहीं, क्या हुआ। ये है लड़की का वो आखिरी बयान जिसकी वजह से पूरा मामला आगे बढ़ा। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिन 4 आरोपियों के खिलाफ, अब उनके बारे में जरा आपको बता देते हैं। संदीप 22 साल का, 10वीं तक पढ़ाई की है, काम पल्लेदारी का है, ये आरोपी नंबर 1 है। आरोपी नंबर 2 लवकुश 19 साल का, 12वीं तक पढ़ाई की है, खेती का काम करता है। राम कुमार तीसरा आरोपी, 28 साल का, 10वीं तक पढ़ाई हुई है, गांव में रहता है, काम कुछ खास नहीं। रवि 28 साल का, 10वीं तक इसने पढ़ाई की है और काम है दूध के प्लांट में काम करने का। ये आरोपी नंबर 4 है। उन दिनों जब हाथरस कांड का ये पूरा केस चल रहा था, आपने इन आरोपियों के परिवार वालों को भी सुना था, लेकिन अब जबकि सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, चार्जशीट दायर कर दी है, उसके बाद परिवार के लिए, पीड़िता के परिवार के लिए इंसाफ की आस जगी है। सुनिए। ने आज चार्जशीट दर्ज कर ली है हाथरस मामले में, और अभी कोर्ट के बाहर पीड़िता के परिवार वाले हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे। चार्जशीट में रेप के, गैंग रेप के और मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं चारों आरोपियों के अगेंस्ट। हम बताएंगे यहाँ पर परिवार वाले। मैडम, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे आपसे, आज सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है, उसमें बहुत ही कड़े सेक्शंस लगाए गए हैं, रेप के सेक्शन लगाए हैं, मर्डर के सेक्शन लगाए हैं। क्या आप सोच रहे हैं इस वक्त? मैम, जो उनकी आवाज है वो छुपी नहीं है, रुकी नहीं है। जो उनकी मरती हुई आत्मा ने जो आवाज निकाली है ना, तो वो आज वो पूरी होने जा रही है। वो आज शुरुआत हुई है, इस लड़ाई की बस शुरुआत है इस जगह से। और आप भावुक हैं इस वक्त? आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है? हाँ है ऐसा, मगर उतना नहीं है। जब जिस दिन पूरा न्याय मिलेगा उस दिन शायद हम लोगों को खुशी मिलेगी, मगर खुशी नहीं होगी वो, क्योंकि उनके लिए हम लोग कुछ भी कर नहीं पाए, इसलिए वो खुशी नहीं होगी। जैसे कि हमारे भारत में और भी बेटियां हैं ना, उनके लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे बीच रही नहीं है अब। मगर उनकी उस रख के ये आगे की जो बेटियां हैं उनके लिए, अब मेरे परिवार में खुद 3 बेटियां हैं, मैं उनके लिए ये लड़ाई उनके लिए आगे बढ़ के आई हूँ। कई सारी दलीलें कसी गई, ये कहा गया कि परिवार कुछ और कह रहा है, आपकी बातचीत हुई, कई सारी चीजें कही गई। आज उन सब चीजों पर अंत लगता है सीबीआई की इस चार्जशीट से? क्या लगता है आपको? हाँ मैम, जो भी है, जो आज उन्होंने जो भी रिपोर्ट सबमिट किया, जो भी हुआ है, वो जो कुछ हो रहा है वो अब सही हो रहा है। ये सब सीबीआई की जांच इन्हीं लोगों ने लगाई थी। अब पूरा एकदम साफ हो गया, क्लियर हो गया कि परिवार की तरफ से बोल रहे थे ये लोगों ने ये किया है, ये किया, झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अब जो तुम्हारा किया हुआ वो पूरा हो रहा है। हम लोग इस चीज से खुश हैं, हम लोगों को दुखी नहीं है हम लोग कि चलो ये इन्होंने सीबीआई जांच क्यों लगाई, ऐसे क्यों किया। चलो तुमने अपने मन में जो भावना थी पूरी कर लिया ना, तो खुश रहिए। मगर इस चीज से हम लोग, हमारे परिवार के ऊपर कोई भी ये नहीं है कि हम लोग मतलब बना कर रहे थे, ये कर रहे थे, अब ये भी करके आजमा लिया ना, ये भी कुछ नहीं कर पाए वो, क्योंकि जिस चीज में सच्चाई हो ना वो कभी छुपती नहीं है। और यूपी पुलिस ने जिस तरीके से पूरी केस की हैंडलिंग की थी, क्या कहेंगे उस बारे में? क्या आप संतुष्ट थी कि सीबीआई तक इन्वेस्टिगेशन गई और आज इस मुकाम पर आके आपका परिवार खड़ा है कि एक तरीके से न्याय दिख रहा है मिलता हुआ?
यूपी पुलिस से हम लोग संतुष्ट नहीं है। यूपी पुलिस में जैसे डीएम सर ने जो भी किया है और यूपी की सरकार बार बार यही कह रही है कि डीएम साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जो अंतिम जो संस्कार होता है उसमें चेहरा वगैरह दिखाने की बात रही और हम लोगों को इस तरीका से उन्होंने प्रताड़ित किया, उस चीज को देख के हम लोगों को लग रहा है कि डीएम साहब को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उन्हें हटाया जाए और इन्हें कहीं दूसरी जगह भेजा जाएगा ना तो वो भी वहाँ पे भी यही गंदगी फैलाएंगे वो, क्योंकि हर जगह आरोपियों को बचाएंगे और बस अपनी जेबें भरेंगे। आधी रात में जिस तरीके से आप कह रहे हैं क्रियाक्रम किया गया था, उस पर कोर्ट में कुछ कहा गया आज आपसे? नहीं, आज हम लोग अपनी मर्जी से आए थे इस जगह पे और वो तो सारी दुनिया में को खबर है कि जो भी हुआ है वो सब गलत, हम लोगों के साथ में गलत हुआ है, होता ही चला आ रहा है। और अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगा है कि हाँ अब जो होगा वो सब कुछ सही हो रहा है। लगता है इससे आगे जो होगा वो सही होगा, सब सही होगा ऐसा लगता है। एक परिवार है, आपने एक बेटी खोई है, 4 आरोपी हैं, उनको अभी कड़ी सजा मिलने की यहाँ पर सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है। घर जाएंगी आप, अपनी माता से क्या कहना चाहती हैं? तो हम ही लोग बता सकते हैं कि उनकी कमी हमें कितनी परेशान कर रही है कि सार से ज्यादा हम दोनों महसूस कर रहे हैं इस परिवार में उनकी कमी को। कि देखिए इस वक्त काफी भावुक यहाँ पर इन्होंने काफी कुछ झेला है और आज यहाँ पर सीबीआई की चार्जशीट दर्ज करने के बाद वो कोर्ट के बाहर हैं और बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि वो लड़की वो वापस नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से पूरी चार्जशीट दर्ज की गई है इससे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ न्याय है और आगे भी न्याय मिलता रहेगा। रितेश मिश्रा के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। तो परिवार की बातें आपने सुनी, लंबी लड़ाई रही है ये उनके लिए। इस बीच आपको दिखाते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर घेरा था। अब प्रियंका वाड्रा ने इस पर ट्वीट किया है और अखिलेश यादव दोनों ने ही ट्वीट करके, एक तरफ प्रियंका वाड्रा ने इसे सत्यमेव जयते कहा है, एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी, पीड़ित का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़ित को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। तो इस पूरे मामले में तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव का भी ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी राजनीतिक रूप से यूपी सरकार को घेरा था। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष व सच्चे मीडिया के दबाव में सीबीआई जांच बैठानी ही पड़ी। अब पीड़िता के अंतिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, न इंसाफ न हक। जिस तरह से हाथरस के केस में सीबीआई ने डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, ये तभी संभव हो पाया जब समाजवादी लोग उस समय रोड पे आए और सरकार पे दबाव बनाया, मीडिया ने सरकार पे दबाव बनाया, यहाँ की प्रदेश की जनता ने सरकार पे दबाव बनाया, तब जाके आज ये चार्जशीट फाइल हुई। अब मैं सरकार से कहूंगा, सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने उसमें बोला था कि पीड़िता के साथ तो रेप हुआ ही नहीं, और कुछ अधिकारी पीड़िता के परिवार को धमका रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाके असली न्याय मिलेगा और उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा। देखिए, हाथरस की घटना में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट दाखिल होने के बाद कम से कम हम ये कह सकते हैं योगी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। यही योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना पीट रहे थे कि नहीं, वो चारों लड़के निर्दोष हैं। आखिर अब क्या हुआ? अब वो दोषी साबित हो गए। तो हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे देश की मीडिया को। अगर मीडिया ने नहीं दिखाया होता तो सीबीआई नहीं होती, सीबीआई नहीं होती तो सच सामने नहीं आता। ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ पाने के लिए उससे लड़ना पड़ता है, वो न्याय पाने की बात हो या हक पाने की बात हो। आइए अब आपको दिखाते हैं सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कौन कौन सी धाराएं इन चारों आरोपियों पर लगाई गई हैं। धारा 302 यानी हत्या का मामला,
376 ए 376 डी गैंगरेप की दोनों धाराएं लगाई गई हैं। धारा 325 SC ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।